नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब से राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में जब से बरी किया है, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और यह आरोप कोई पहली बार नहीं लगी है। जब से अरविंद केजरीवाल ने 2013 में अपनी पार्टी बनाई, तब से कांग्रेस पार्टी का यह आरोप रहा है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगाती रही है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है। और विडंबना यह है मित्रों कि जिस अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी भाजपा की बी टीम बता रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब अरविंद केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला था, तो कांग्रेस पार्टी ने बहुमत अपने 8 विधायकों के बल पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था, यह जानते हुए भी कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक लॉन्चिंग हुई थी अन्ना आंदोलन से, वो अन्ना का आंदोलन अरविंद केजरीवाल और आरएसएस का ब्रेन चाइल्ड है, दोनों का संयुक्त ब्रेन चाइल्ड है। मित्रों, याद कीजिए वो दिन जब भारत के अंदर दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठे थे। याद कीजिए वो दिन रामलीला मैदान में जो तिरंगा लहराने वाले चेहरे थे, उन चेहरों को याद कीजिए मित्रों। आपको याद आएगा किरण बेदी का चेहरा, आपको याद आएगा अनुपम खेर का चेहरा, आपको याद आएगा किरण खेर का चेहरा, आपको याद आएगा योगेंद्र यादव का चेहरा, आपको याद आएगा प्रोफेसर आनंद कुमार का चेहरा, आपको याद आएगा प्रशांत भूषण और शांति भूषण का चेहरा। मतलब क्या है? ये 2 प्रकार के लोग हैं। अब ये दोनों में से कोई भी टीम अरविंद केजरीवाल की टीम में नहीं है। जितने भी नाम मैंने बताया, चाहे अनुपम खेर हो, चाहे किरण बेदी हो, चाहे किरण खेर हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे अश्विनी उपाध्याय हो, ये सब के सब अपने पुराने घर चले गए। कहां गए पुराने घर? बीजेपी में चले गए ना। किरण बेदी तो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर चंडीगढ़ से लोकसभा की मेंबर रही। अश्विनी उपाध्याय के बारे में बताना क्या है? कपिल मिश्रा दिल्ली की सरकार में मंत्री है, रेखा गुप्ता की सरकार में। और ये सब के सब अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ करते थे। साथ ही साथ हुआ करते थे सोनिया गांधी की एनएससी, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सोनिया गांधी की थी, उसके मेंबर योगेंद्र यादव भी थे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के साथ। क्या अरविंद केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को अपने साथ रहने दिया? भगा दिया। प्रोफेसर आनंद कुमार को भगाया ना। प्रशांत भूषण और शांति भूषण के साथ क्या हुआ? मतलब क्या है? एक तरफ जितने भी बीजेपी के समर्थक लोग थे, सब लोग आंदोलन खत्म होते ही, अरविंद केजरीवाल के पार्टी की गठन होते ही अपने पुराने घर में चले गए। और जो बच गए थे, जो बीजेपी के विरोधी लोग थे अरविंद केजरीवाल के साथ, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे लोग, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोग, इन सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल ने भगा दिया। क्यों भगा दिया? इसके अलावा मैं बता रहा हूं मित्रों कि कैसे अरविंद केजरीवाल कैसे ब्रेन चाइल्ड हैं। अरविंद केजरीवाल की स्थापना ही, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जन्म ही कांग्रेस को खत्म करने के लिए हुआ है। कांग्रेस को खत्म करने के लिए हुआ है। तो एक तो पहला उदाहरण मैंने बताया कि इस आंदोलन की शुरुआत में अन्ना हजारे के साथ जिन लोगों ने अपना अपना कंधा
लगाया था इस आंदोलन में, उस आंदोलन का एकमात्र मकसद था कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 2004 से 14, उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था, उस एंटी इनकम्बेंसी को इतना मजबूत करना जिससे कि मनमोहन सिंह सरकार की भारत दोबारा सत्ता में वापस, तीसरी बार सत्ता में वापसी नहीं हो सके। और माहौल ऐसा बना कि इतिहास का सबसे खराब आंकड़ा कांग्रेस को मिला जब 44 पर कांग्रेस सांसदों की संख्या सिमट गई। अब दूसरी बात समझिए, अब दूसरी बात मित्रों यह है कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है दिल्ली में दूसरी बार, पहली बार तो 28 अरविंद केजरीवाल और 8 कांग्रेस के समर्थन से बनी, 8 कांग्रेस के विधायक। लेकिन जब दूसरा चुनाव होता है 2015 में, कांग्रेस हो जाती है जीरो, कांग्रेस जीरो हो जाती है। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस जीरो, अरविंद केजरीवाल पहली बार 67, दूसरी बार 63, कांग्रेस दोनों बार जीरो। 2025 आते आते स्थिति क्या हुई दिल्ली में? कांग्रेस जीरो हो गई। कांग्रेस का पूरा वोट बैंक पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल में शिफ्ट कर गया। विधानसभा में बीजेपी को भी 2025 में पहली बार बहुमत मिला। 2015, 2020 का चुनाव अरविंद केजरीवाल ने भारी मतों से जीता। लेकिन लोकसभा में क्या हुआ मित्रों? चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, मतलब जो अरविंद केजरीवाल 70 में 67 सीट जीत जाते हो विधानसभा में, जो अरविंद केजरीवाल 70 में 63 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत जाते हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं जीरो। मतलब लोकसभा चुनाव में सब की सब सीटें किसके खाते में? बीजेपी। लोकसभा बीजेपी, विधानसभा केजरीवाल, और दोनों में इसे कहते हैं थंपिंग मेजोरिटी। लोकसभा में बीजेपी या विधानसभा में केजरीवाल को जैसे बांट लिया हो कि लोकसभा तुम्हारा, विधानसभा हमारा। लेकिन कांग्रेस कहां खड़ी थी? कांग्रेस खड़ी यहां थी कि कांग्रेस अब भी सेकुलरिज्म के नाम पर अरविंद केजरीवाल को अपने कंधे पर बैठा रही थी। उस अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली के बाहर पंजाब, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बदले हरियाणा में क्यों नहीं ताकत लगाया? अरविंद केजरीवाल रहने वाले तो हरियाणा के हैं। दिल्ली के बाहर अगर अरविंद केजरीवाल को जाना था तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश क्यों नहीं गए? हरियाणा क्यों नहीं गए? राजस्थान क्यों नहीं गए? गए कहां? पंजाब। क्यों? इसलिए कि हरियाणा में बीजेपी भी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी है, राजस्थान में बीजेपी भी है, लेकिन पंजाब में बीजेपी नहीं के बराबर है। तो दिल्ली के बाद दूसरा राज्य बना पंजाब, जहां अरविंद केजरीवाल ने सर्वाधिक ताकत लगाई। उसके बाद तीसरा कौन सा राज्य है जहां अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत लगाई हुई है? वो राज्य है गुजरात। गुजरात क्यों? कौन सा खेल कर रही है गुजरात में आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी सबसे पहला खेल ये कर रही है कि बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल होता है वो बनने ही नहीं देती है। जितना अरविंद केजरीवाल बीजेपी को कटघरा में खड़े करते हैं, उससे ज्यादा कांग्रेस के लोगों को खड़ा करने का काम करते हैं। आप याद कीजिए मित्रों, जब से अरविंद केजरीवाल 2012 में अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप, बाद में खुद अरविंद केजरीवाल कैसे भ्रष्टाचार में शामिल मिले, छोड़ दीजिए आप शराब नीति मामला, शीश महल का मामला ले लीजिए। मैं तो सरकारी आवास नहीं लूंगा जी, मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा जी, मैं तो सुरक्षा नहीं लूंगा जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो आवास बना शीश महल, उसको देखिए, करोड़ों के फर्नीचर, राजसी ठाठ। अब इन परिस्थितियों में समझिए आप मित्रों कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल
सोनिया गांधी राहुल गांधी को जेल से बाहर छोड़े हुए, माने बाहर रहने पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी सोनिया गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है नेशनल हेराल्ड केस में, राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार सोनिया, राहुल, रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वैसे ही जैसे शीला दीक्षित के खिलाफ तथाकथित फाइल लेकर घुमा करते थे 7,000 पन्नों का, याद कीजिए वो दिन। लेकिन वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कैसे वॉक ओवर देते हैं, इस बात को समझिए। अरुण जेटली पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, अरुण जेटली का एक धमकी आता है, अरुण जेटली से जाके माफी मांग लेते हैं, गलती हो गया भाई साहब। नितिन गडकरी पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, नितिन गडकरी कहते हैं कि आइए कोर्ट में, माफी मांग लेते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि आरोप लगाकर माफी मांग लेना, मतलब क्या होता है इसका? मतलब यह होता है कि खुद को बीजेपी वालों के सामने नीचा दिखाना, खुद को बीजेपी वालों के सामने नीचा दिखाना, लेकिन कांग्रेस वालों के सामने खुद को ऊंचा दिखाना। आप बात को समझ लीजिए। आप कांग्रेस वालों के सामने खुद को कांग्रेस से कम भ्रष्ट और बीजेपी वालों के सामने बीजेपी से कम ईमानदार दिखाने का प्रयास है। बोलते हैं ना, कट्टर ईमानदार हूं मैं। असली खेल ये है कि अपने आप को बीजेपी का विकल्प अरविंद केजरीवाल साबित करना चाहते हैं, और बीजेपी भी चाहती है कि राहुल गांधी के बदले केजरीवाल मोदी के सामने, मतलब राहुल गांधी के सामने एक और विकल्प मोदी के विरोध में खड़ा हो जाए, वो नाम हो केजरीवाल का, और मोदी विरोधी जो वोटर्स हैं वो बट जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर बटे। ये बीजेपी की रणनीति है, और इस रणनीति में आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है, उस भूमिका को आप केवल आज भी 2012 से लेकर आज तक आप याद कर लीजिए। अन्ना हजारे से लेकर अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, सब कुछ याद कीजिए, वो दृश्य याद कीजिए, निर्भया आंदोलन याद कीजिए दिल्ली का, शीला दीक्षित का मामला याद कीजिए, राष्ट्रमंडल खेल पर उठाए गए सवालों को याद कीजिए, शरद पवार पर उठाए गए सवाल को याद कीजिए, और नितिन गडकरी, अरुण जेटली जैसे लोगों से मांगे गए माफियों को याद कीजिए। आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, और यह साबित करना इसके बाद मुश्किल नहीं रह जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन में वैसे ही भंडारा चलाने वाले लोग सब के सब आरएसएस के लोग क्यों थे, क्यों उस आंदोलन से गोविंदाचार्य और स्वामी रामदेव का राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन जुड़ा हुआ था। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, हमारा वीडियो अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।